हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहां आपके लिए लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम के लिए विज्ञान के टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, ये बताना। देखिए, जो खाद्यान्न फसल है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है ना, इसको रो से सूचित करते हैं ऐसे, और विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अगर खाली ओम पूछे तो ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। देखिए, क्वेश्चन में हमको बोला है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है। तो हमको बताना है कि चंद्रमा पर बड़ी जी का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस बड़ी जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और ये फिक्स होता है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। चाहे चंद्रमा हो या फिर द्रव्यमान हो, सभी जगह फिक्स होता है। चाहे उसका द्रव्यमान कुछ हो, व्यास भी कुछ हो, तो सभी जगह जो है बड़ी जी का मान फिक्स होता है। जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा, उतना ही और भी ग्रह पर जी का मान देखने को मिलेगा। तो चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। मतलब जितना जी का मान पृथ्वी पर होगा उतना ही जी का मान कहाँ होगा? चंद्रमा पर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग प्रचलित है? बताना है आपको कि ये चारों राज्य में किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग प्रचलित है। सोपानिक फार्मिंग कहने का मतलब सोपानी कृषि, ये किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किंगडम मोनेरा में शामिल है, बताइएगा किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है? बैक्टीरिया, डाइनोफ्लेगलेट्स या स्लाइम मॉडल्स या फिर यूग्लेनोइड्स, क्या शामिल है? तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल है। क्या शामिल है? याद रखिएगा, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल है। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का, डायनेमो का, वोल्ट मीटर का या आमीटर का? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाएगा? देखिए, यहां पे है कि तत्व मैग्नीशियम मतलब Mg, ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जो है कौन सा बंध बनाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि आयनिक बंधन, तो जब एक धातु ओ धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब आयनिक बंधन बनता है। और साथ संयोजक बंधन, तो जब एक ओ धातु से अभिक्रिया करता है तब साथ संयोजक बंधन बनता है। तो यहां पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। और सल्फर ओ धातु है। सल्फर क्या है? ओ धातु है। तो यहां पे एक धातु ओ धातु से अभिक्रिया कर रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे आयनिक बंधन। इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन बोलेंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 इंटू में हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन है, ये जिप्सम का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? तो ये जिप्सम का सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू में डाईहाइड्रेट, ये कैल्शियम का ये जिप्सम का सूत्र होता है। और जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना, तभी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति के निर्माण में आदि में किया जाता है, याद रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग ना मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, तो मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ अपने कान से बस। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है। आप देखिएगा, एक पौधा होता है, जब आप उस पत्ती को छुएंगे ना, तो वो जो है ना मुरझा जाता है, जिसको कहते हैं छुई मुई का पौधा, मतलब छूते ही मुरझा जाता है। किसके कारण वो मुरझा जाता है? तो याद रखिएगा, टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण। छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना, ये टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण उसकी पत्तियां जो है क्या होती है, तो झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में जब हम द्रव को रख देंगे, तो जब हम द्रव रखेंगे ना, तो ये द्रव जो है ना पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो द्रव इस पात्र पर बल लगाएगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है और अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करके वापस लौट जाता है, तो बताएं उस बालक का औसत वेग क्या होगा। इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है डीएलएड एग्जाम में। देखिए, हमसे यहां पे बोला है कि एक बालक है जो अपने घर से 100 मीटर आगे जाता है 50 सेकंड में। ध्यान में रखिएगा कि जो बालक है ना वो 100 मीटर आगे जाता है। कितना मीटर? 100 मीटर आगे जाता है, 50 सेकंड में जाता है, और 100 मीटर जाता है और ये फिर 100 मीटर वापस आ जाता है, वापस लौट के 100 मीटर आ जाता है। मैं कहता हूं कि यहां से बालक ये चलना स्टार्ट किया, 100 मीटर गया और फिर वहां से टर्न माना और ये फिर 100 मीटर लेकर वापस वहीं पे आ गया। तो 100 मीटर वहीं पे आ जाएगा ना, तो जहां से गया फिर वहीं पे आ गया, मतलब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है वेग, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हुआ उसका? 0 हुआ। कैसे हुआ? अभी मैंने आपको समझा दिया। अब ऊपर विस्थापन 0, अब नीचे समय कुछ भी हो, नीचे समय कुछ भी हो, लेकिन हम नीचे से भाग देंगे 0 में, तो 0 नहीं होगा, तो इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनिए। ये वाला आप लोग चित्र बहुत ही ध्यान से देखिए। ये जो है ना ये स्पर्म का यानी कि चित्र है। ये जो है ना ये स्पर्म का चित्र है। आपको इसका नाम लिखना है कि नंबर 1 का नाम क्या होगा, नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का। तो सबसे पहले ये देखिए, तो जो नंबर 1 है ना इसको बोलेंगे अग्रपिंडक, क्योंकि ये आगे है, स्पर्म का आगे वाला भाग है, अग्रपिंडक बोलेंगे। और देखिए बीच वाला नंबर 2 वाला देखिए, इसको नाभिक बोलते हैं। और ये देखिए तीसरा नंबर वाला को बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, स्पर्म का माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ये जो है ना चौथा नंबर वाला को टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहला वाला को अग्रपिंडक, दूसरा वाला को नाभिक, तीसरा वाला को माइट्रोकॉन्ड्रिया और चौथा वाले को पूंछ बोला जाता है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है। भाई देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाता है। तो सबसे अधिक विचलित करता है बैगनी रंग,
सबसे अधिक जो झुकता है ना बैगनी रंग झुकता है और सबसे कम झुकता है लाल कलर। तो यहां हमसे पूछा है सबसे अधिक विचलित की कौन सा होता है, तो बैगनी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है, तो प्रोपेनिक अम्ल कौन होगा, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब जिसमें 3 गो कार्बन हो। तो देखिए इसमें क्या गो कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये तो आंसर गलत हो गया। जिसमें 3 गो कार्बन उसी को बोलेंगे प्रोपेनोइक। इसमें देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, तो आई हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आप बोलिएगा कि इसमें भी तो 3 कार्बन है, सी नंबर में 1 2 3, लेकिन यहाँ पे प्रोपेनोइक हमको COOH समूह चाहिए क्रियाशील का, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं COOH, इसमें ना है COOH, इसलिए गलत हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया बी हो गया। अगला सवाल, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब पसीना निकलता है ना तो ठंडक महसूस होता है, माने बाष्पीकरण की प्रक्रिया से ठंडक महसूस होती है। क्या होती है, ठंडक होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, याद रखिएगा राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला सवाल, 5 जून डेज कहलाता है। ये देखिए क्या सवाल है भाई, ये वाला अभी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। फिर वही वाला क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया 5 जून को कौन सा दिवस कहलाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कहलाता है। अगर आप एक क्वेश्चन याद करके जाएंगे ना तो आप जो अगर ये वाला एग्जाम देते ना तो 2 क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि ये वाला जो है पूछा गया डीएलएड एग्जाम में है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो परमाणु क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो सभी के इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा जरा, तो 8 7 15 2 17, तो मतलब 17, मतलब इसका परमाणु संख्या 17। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, परमाणु संख्या 17। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर इतना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, बताइएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो देखिए सूचक कौन होता है, जो अम्ल और क्षार की जानकारी देता है। हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, इस सबका सूचक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मूली इसका सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, बल का फॉर्मूला F बराबर ma। तो बोला गया 1 न्यूटन का बल, मतलब बल दिया गया 1 न्यूटन, और 1 किलोग्राम वस्तु पर द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम। हमको त्वरण पूछा है तो त्वरण निकाल लेंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर इतना, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 15 है, परमाणु संख्या कितना है, 15 है, तो कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले समझिए परमाणु संख्या 15 मतलब इस तत्व का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस एक ओ धातु होता है, मतलब ये सही है। फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है, ये भी सही है। फास्फोरस वर्ग 15 का तत्व है, ये भी सही है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है किंगडम मोनेरा में शामिल है, अब ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पीछे करवाया था। तो किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है, याद रखिएगा बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल है। अगला सवाल है 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान क्या होगा, तो तब ना दोनों गोलों का आयतन समान होगा। बोला था यहां से कि 2 अलग अलग धातु से बना गोला है जिसको अगर हम पानी में डुबाते हैं तो दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करता है, तो मतलब दोनों का उत्प्लावन बल समान है, मतलब दोनों गोलों का आयतन क्या होगा, समान होगा, आयतन समान होगा। अगला सवाल एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, तो एलपीजी में ना ये होता है प्रोपेन होता है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी होता है एलपीजी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 100 वाट का क्या है, तो विद्युत बल्ब है जो 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा। तो धारा का फॉर्मूला देखिए, P बराबर VI एक सूत्र होता है, हमसे I पूछा है धारा,
तो I बराबर हो जाएगा P बटे में V। P को बोलते शक्ति, माने विद्युत बल्ब का शक्ति पावर कितना है, 100 वाट का है, तो 100 वाट बटे में V को बोलते हैं विभवांतर, कितना वोल्ट से जोड़ा गया, 250 वोल्ट से। 0 से 0 कैंसिल, 25 से भागा दीजिएगा 10 में, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 0.4 एम्पियर। अगला सवाल है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों? देखिए, जब डॉक्टर यानी कि इंजेक्शन देता है तो डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं, तो स्पिरिट लगाते समय त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर बाष्पीकृत हो जाता है, और जब बाष्पीकृत हो जाता है, अभी मैंने बताया, बाष्प से ठंडक महसूस होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णत सम्मुख कोने दूसरे तक जाए तो चींटी का विस्थापन कितना होगा? देखिए, बोला गया है एक हॉल है, ये वाला मान लीजिए हॉल है, हॉल का जो फर्श है ये 8 मीटर लंबा है, 8 मीटर लंबा है और ये 6 मीटर क्या है, चौड़ा है। एक चींटी है ना, इसके एक कोना से, मान लीजिए एक कोना से यहां से चलना स्टार्ट करती है और ये दूसरे कोने तक जाती है, तो बताइएगा कि इसका विस्थापन, मतलब ये वाला बताना है दूरी क्या होगा। तो देखिए, आप लोग ना कर्ण का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 100, 100 का निकलता है 10 मीटर, तो चींटी का विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो त्वचा। ओजोन परत में जब छेद हो जाएगा ना, तो सबसे अधिक प्रभावित अंग होगा त्वचा। अगला सवाल है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ी क्या कहलाती है? तो मूलांकुर के अलावा अगर पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ निकलेगा ना, तो उसको कहते हैं एपिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपिकोलस कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक। देखिए, एगो मीटर स्केल है, मान लीजिए ऐसे करके ये स्केल है, इसमें 0 से ऐसे करके 20 भाग बनाया गया है और 0 से 2 एम्पियर के बीच, मतलब 2 एम्पियर को बांटा गया है 20 भाग में, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 भाग बराबर 2 एम्पियर, तो 1 भाग बराबर कितना एम्पियर? 1 भाग बराबर 2 बटे में 20 माने 2 दहिया 20, मतलब 0.1 एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन क्या होगा? तो कोशिका का आयतन कब बढ़ता है? तो जब बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो जाता है। क्या कब हो जाता है? जब बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अगला सवाल है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, किस लिए? तो रोग मुक्त प्रजातियों के लिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के लिए, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीनोम में जो है ना क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में आरएनए होता है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में ना आरएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो स्तंभाकार उपकला का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला जीवाश्म ऊर्जा हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा जो जीवों के अवशेष से बनता है उसी को कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा। अगला सवाल है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा फैलता है। तो एड्स ना ये विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये थे साइंस के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा ये 40 सवाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।